प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को रात्रि भोज दिया और इस भोज का आयोजन प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7LKM पर किया गया था, जिसमें अलग अलग राज्यों के सांसद ग्रुप बनाकर एक साथ पहुंचे थे और अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई थी। सबसे बड़ी बात कि सांसद अपने निजी वाहन से प्रधानमंत्री आवास नहीं पहुंचे थे, बसों की व्यवस्था की गई थी। इन दो राज्य, एक राज्य के सांसद एक साथ इकट्ठा हुए और उन्हें एक नेता के नेतृत्व में ही वहां पर जाना पड़ा। जैसे महाराष्ट्र के सांसदों को भूपेंद्र यादव अपने साथ ले गए थे, तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सांसदों को शिवराज सिंह चौहान अपने साथ ले गए थे। तो उत्तर प्रदेश के सभी सांसद बालायोगी ऑडिटोरियम यानी संसद भवन परिसर में इकट्ठा हुए और वो BL वर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे बस में बैठकर। इस रात्रि भोज का अपने आप में काफ़ी महत्व है। वैसे जब भी संसद का सत्र चलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को भोज पर जरूर बुलाते हैं और बीजेपी सांसदों को भी अलग अलग समय पर बुलाते हैं। राज्यों के हिसाब से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, कभी सुबह के नाश्ते पर बुला लेते हैं तो कभी रात्रि के भोज पर बुलाते हैं। लेकिन इस बार का खास इसलिए है कि बिहार में एनडीए को प्रचंड सफलता मिली है और इस अब भोज को एक राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और माना ये जा रहा है कि आगे जो भी चुनाव होने वाले हैं तो एनडीए की क्या रणनीति होगी, एनडीए की किस रणनीति के हिसाब से एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगी या आगे की उसकी क्या राजनीति है, उसकी चर्चा भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ ज़रूर देखेंगे और इसे एक डिनर पॉलिटिक्स के तौर पर ही देखा जा रहा है। वैसे मैं फिर बता दूं कि प्रधानमंत्री इस तरह के भोज का आयोजन सत्र के दरमियान जरूर करते हैं। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? क्या जो वर्तमान समय में भूपेंद्र चौधरी हैं, क्या वही कंटिन्यू करेंगे या कोई नया बनेगा? ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई महीनों से बीजेपी के अंदर कवायद चल रही है और इधर कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में भी हलचल तेज है। बैठकों का दौर चलता रहता है और आज भी बैठकों का दौर रहा। बीजेपी के अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संसद भवन पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई वो सामने नहीं आई। उसके बाद वो दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह के चैम्बर में पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई और बैठक हुई। उस बैठक में भी क्या बातचीत हुई उसकी भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि नए अध्यक्ष को लेकर ही ये बैठक हुई थी। उसके बाद गृह मंत्री के आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचे, उसमें BL संतोष भी थे और ये बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। बताया ये भी जा रहा है, जानकारी ये भी आ रही है कि उसमें RSS के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि अब चंद दिनों में नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। यानी जितनी भी बैठकें हुई हैं उसको नए अध्यक्ष के चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी या नेता इस मसले पर कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से हलचल तेज हुई है, दिल्ली में कई दौर की बैठक हो चुकी है, पिछले हफ्ते भी कई दौर की बैठक हुई, तो अब इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अब और विलंब न हो क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। और बताया यह जा रहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना उचित नहीं होगा। उसके पीछे भी कई वजह बताई जा रही है, लेकिन जो पार्टी के सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि नहीं, अब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर अब हलचल बहुत तेज है, बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग जगहों पे बैठ के लोग मैराथन बैठक कर रहे हैं। अब नतीजा क्या निकलता है इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार होगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब चंद दिनों में ही नाम का ऐलान हो जाएगा। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में लगातार जो क्लब के ओनर्स हैं लूथरा ब्रदर्स, जिसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही थी। आपको बताएं कि थाईलैंड देश छोड़कर वो फरार हो चुके थे और थाईलैंड पुलिस ने अब उनको डिटेन करके गोवा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अब जल्द ही उनको जो है वो देश वापस यानी गोवा लाया जाएगा और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि दिल्ली से उन्होंने अपने कारोबार बिजनेस की शुरुआत की थी और दिल्ली में
करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो लूथरा ब्रदर्स के नाम पर है। मेरे पीछे आप ये मकान देख सकते हैं, आलीशान शानदार मकान जो है, मंगलम नाम लिखा हुआ है, 1523 नंबर मकान है, जो कि दिल्ली के किंग्सवे कैंप में ये मकान मौजूद है। हालांकि इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि नोटिस भी जो है वो लगा हुआ है गोवा पुलिस की तरफ से। यहाँ पर देखिए, अंजुना पुलिस स्टेशन, पुलिस इंस्पेक्टर सूरज एच गावस, इनके तरफ से कोर्ट का नोटिस जो है वो यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट का लगा हुआ है और वारंट ऑफ अरेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट। तमाम यहाँ पर जो धाराएं यहाँ पर दर्ज की गई हैं वो भी लिखा हुआ है कि बीएनएस की कौन कौन सी 105, 125, 125 बी, 125 ए, 287, ये तमाम जो धाराएं हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई है। और चूँकि तलाश लगातार थी और दोनों भाई जो हैं वो फरार बताए जा रहे थे, जो है वो एयरपोर्ट से प्लेन के माध्यम से देश छोड़कर वो फरार हुए थे थाईलैंड, और आग लगने के कुछ घंटे के बाद ही उन्होंने अपनी टिकट बुक कर ली थी, यानी कि प्री प्लान्ड, पहले से ही सुनियोजित तरीके से वो देश छोड़कर फरार हुए थे। अब उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है और उनको थाईलैंड में जो है वो थाईलैंड पुलिस ने डिटेन कर लिया है। कुछ ही देर के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी देश वापस यानी भारत लाने के लिए, और गोवा पुलिस अब इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ करते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने का दाता इस वक्त राजधानी दिल्ली में चल रहा है। रेल मंत्री से लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक दिल्ली में नई दिल्ली की सांसद से लेकर के जो तमाम वीवीआईपी हैं वो लगातार आ रहे हैं और इसी तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि अगर संसदीय राजनीति के लिहाज से भी बात करें तो धर्मेंद्र जो राजस्थान से सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे जो पंजाब से सांसद रह चुके हैं सनी देओल, मथुरा की सांसद उनकी पत्नी हेमा मालिनी, और यही वजह है कि दोनों बेटियों के साथ हेमा मालिनी अभी भी अंदर ही यानी अंबेडकर भवन में ही लगातार मौजूद हैं। वीवीआईपी लगातार आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हुए हों या फिर नेता नगरी से जुड़े हुए हों। और यहाँ पर हम आपको उन तस्वीरों को भी दिखाना चाहेंगे जो तस्वीरें हीमैन यानी धर्मेंद्र के जीवन से जुड़ी हुई थी। शोले का वीरू हो या बॉलीवुड का हीमैन, अपने आप में एक अलग अंदाज, मौजूदा समय में 21 मूवी से लेकर के और मधुबाला के साथ लगातार जो मूवीज़ हैं, हेमा मालिनी के साथ उनकी तस्वीरें, वीवीआईपीज़ का आना, ये साफ तौर पे बताता है कि जो शोक की लहर है वो केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय संसदीय राजनीति के भी एक ध्रुव के तौर पर धर्मेंद्र जाने जाते हैं। और यही वजह है कि अब राजधानी दिल्ली में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी विकास सराय के साथ राहुल डबास, दिल्ली। हनुमानगढ़ का टिब्बी क्षेत्र जहां पर किसानों ने उग्र आंदोलन किया, कारण था वहां पर लगने वाली इथेनॉल फैक्ट्री जिसका किसान कई समय से विरोध कर रहे थे। जब प्रदर्शन हुआ तो उस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन उससे पहले किसानों ने करीब 15 गाड़ियों में आग लगा दी थी। और उसके अलावा इसके अंदर जो उग्र रूप हुआ था उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, साथ ही जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक अभिमन्यु पुनिया, वो भी इसके अंदर घायल हो गए थे। इसके अंदर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। ये जो पूरा मामला है 2022 से शुरू हुआ था, जब कांग्रेस सरकार के समय में राइजिंग राजस्थान के दौरान ये जो फैक्ट्री थी इसको लगाने की परमिशन दी गई थी। और 2024 में जब इसका काम शुरू हुआ था तब सितंबर में जो लोग थे, किसान थे, स्थानीय किसान, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया कि इसकी वजह से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद में जब जून के अंदर 2025 में इसी साल जब दीवार बनाने लगे, फैक्ट्री की दीवारें ऊंची करने लगे, तब किसानों ने वहां पर
भारी प्रदर्शन किया था और उस दौरान कई किसानों की गिरफ्तारियां हुई थी। उस वक्त मामला ठंडा पड़ गया था, फैक्ट्री का जो निर्माण था वो रोक दिया गया था, लेकिन 21 नवंबर को जब फैक्ट्री का निर्माण फिर से शुरू किया गया पुलिस की मौजूदगी में, तो किसानों ने वहां पर आकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और 12 किसानों को हिरासत में लिया गया। और उसके बाद में जब फैक्ट्री का निर्माण नहीं रोका गया तो कल की बात है जब किसानों ने वहां पर महा घेराव का और पहले से चेतावनी दी थी, और जब बड़ी संख्या में किसान वहां पर इकट्ठा हुए तब उन्होंने सबसे पहले धरना दिया और महाधरने के बाद में फिर फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगे। फैक्ट्री में जाकर के तोड़फोड़ की, वहां की दीवार को तोड़ दिया, वहां जो वाहन खड़े थे उनमें आग लगा दी और उसके बाद में पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा था। फिलहाल किसानों को हिरासत में लिया गया है। जो वहां के विधायक हैं गंगानगर से, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहां पर पूरी तरह से नफरी जाब्ता पुलिस की ओर से तैनात कर दिया गया है। जयपुर से पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जो कि किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर शांति है। एहतियात के तौर पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। ये तब तक तैनात रहेगा जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती, लेकिन सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसानों के साथ में समझाइश की जाए और इसके बीच का कोई हल निकाला जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ मैं शरद पुरोहित, न्यूज स्टेट यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रोहिंग्या और बांग्लादेश देशियों की जो है पहचान के लिए पहल जारी की गई। वहीं शहर कोतवाल अनिल सिंह ने इस पहचान पत्र को जारी करते हुए उन्होंने जगह जगह लोगों के यहाँ रात में झुग्गी झोपड़ियों के पास जा कर के पहचान पत्र मांगा और पहचान पत्र जिनके पास नहीं रहा उन लोगों को पूछने पर परिवार वाले सत्यापित किए ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। जिनके पास आधार कार्ड नहीं मिला, कागज कोई नहीं मिला, उनको सुबह जो है अनिल सिंह कोतवाल ने कहा कि अपना कागज लेकर के सत्यापित कराने के लिए कोतवाली पहुँचे। लमसम अनिल सिंह ने 1 दर्जन जगहों पर उन्होंने सत्यापित के लिए जगह जगह जा कर के लोगों के झुग्गी और झोपड़ियों पर जो है दबिश दी और लोगों से पूछा और कहा कि अगर जिन लोगों के पास कागजात नहीं मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। इसको लेकर के जो है सभी लोगों को निर्देशित किया कि अपना कागज पत्र जांच कराने के लिए कोतवाली पर पहुँचें और पहुँच करके अपना सत्यापन करावें। मऊ से बहादुर सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, मऊ। रायबरेली में एक अधिवक्ता की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण होने से पुलिस महकमे के साथ साथ क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यही नहीं, अपहरणकर्ताओं ने जब बेटी को कुर्सी में बांधकर और उसके हाथ बांधकर जब इंस्टाग्राम से फोटो उसके घर पर मैसेज किए तो परिवार में और कोहराम मच गया। पुलिस ने जब फोटोग्राफ देखे और उसमें जो मैसेज आया था इंस्टाग्राम में कि बेटी को बचा सकते हो तो बचाओ वरना कल सई नदी में सुबह लाश मिलेगी। इस पूरे मैसेज को पढ़कर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तत्काल रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद कमान संभाली और करीब 6 थानों की फोर्स के साथ साथ एसओजी टीम, सर्विलांस टीम के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों को लगाया और पूरी घटना के खुलासे के लिए करीब 6 घंटे तक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद बच्ची को ऊंचाहार कस्बे के एक होटल से बरामद किया गया, जहां पर अपहरणकर्ता 2 युवक भी गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि साहिल नाम का लड़का जो गिरफ्तार किया गया है उसका लड़की से पहले से संपर्क था और इस अपहरण में विकास नाम का युवक उसका साथ दे रहा था, इसलिए पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया। फिलहाल जिस तरीके से इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने हंगामा भी किया और काफ़ी देर तक रोड जाम भी किया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के बाद और बच्ची के बरामद होने के बाद अधिवक्ता संघ के साथ साथ क्षेत्र के लोगों ने रायबरेली पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद दिया है। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। भदोही कोतवाली के घसकरी गांव में कमलाकांत दुबे शिकायतकर्ता जो हैं वो अपने मेडिकल स्टोर पे रात्रि 9 बजे अपना मेडिकल स्टोर बंद करके जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोग 4 पहिए में सवार होकर उनको
4 पहिए से कुचल कर उनकी हत्या कर देते हैं। फिलहाल मौके पर सूचना पाते ही पुलिस पहुंचती है और मामले की जांच करती है तो पाया जाता है कि कमलाकांत दुबे, जो बहुत दिनों से ग्राम प्रधान मनीष यादव के खिलाफ अनियमितता का आरोप लगाते थे कि गबन हुआ है, ग्राम प्रधान की जांच कराई जाए, तो पता चलता है कि ग्राम प्रधान द्वारा साजिश करके उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कमलाकांत दुबे अपनी जब दुकान बंद कर रहे होते हैं, शटर बंद कर रहे होते हैं, तो पीछे से एक गाड़ी आती है और उनको टक्कर मार के चली जाती है। जब उनको इलाज के लिए लेके जाया जा रहा होता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सीसीटीवी कैमरा देखा गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो गाड़ी थी वो अर्टिगा थी और जो मेहीलाल का पुत्र है सुजीत, उसके पास भी अर्टिगा गाड़ी है और सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह गाड़ी उनको टक्कर मारते हुए दिख रही है तो उसमें इंटेंशन और डेलिब्रेट तरीके से ये टक्कर मारी गई है। इसमें 302 मर्डर का केस इसमें पंजीकृत किया गया है। बता दें कि मृतक कमलाकांत दुबे के शिकायत के बाद जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने टीम गठित के आदेश दिए थे। गबन भी सही पाया गया था। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही थी, तभी अचानक रात्रि 9 बजे कुछ अज्ञात हमलावर पहुंचते हैं, उनके मेडिकल स्टोर पर उनकी हत्या कर देते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है, कुछ लोगों को हिरासत मिली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आदर्श पांडे, न्यूज स्टेट, भदोही। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री पुल पर। ये पुल आजमगढ़ को जोड़ता है। बता दें कि इस पुल पर आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक परिवार की कुतिया चाइनीज मांझे ने ले ली। बता दें कि रोज के भांति संदीप तिवारी अपने 5 वर्षीय बेटी मन्नत को सेंट पैट्रिक स्कूल छोड़कर वापस स्कूल से लौट रहे थे। जैसे ही स्कूल पर पहुंचे वैसे ही उनके गले में चाइनीज मांझा फंस गया, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस से सहारे जिला अस्पताल भेजा, लेकिन उनकी दुखद मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर जिला प्रशासन पर स्थानीय लोगों का आक्रोश है कि जब चाइनीज मांझा जनपद से प्रतिबंधित है तो ये कैसे बिक रहा है। आखिर इन जो चाइनीज मांझे का कारोबार करते हैं उस पर जिला प्रशासन कैसे नकेल नहीं लगा पा रहा। पिछले साल जब जनवरी का महीना चल रहा था, दिसंबर का, उस महीने में काफी मात्रा में चाइनीज मांझे पर कार्रवाई करते हुए इनको जेल में भेजा गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब ऐसे प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को बंद करने का जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है तो ऐसे में किसकी निशानदेही पर यह व्यापार हो रहा है। आखिर एक परिवार की कुतियां आज छीन ली गई, चाइनीज मांझे छीन ली। आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या जिला प्रशासन ऐसे लापरवाह जो जिनके इशारे पर ये चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है उन पर कार्रवाई करेगी या फिर कागजी फोरम पूरा कर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर। वंदे भारत स्लीपर को लेकर के जो खबर आई है उसमें यह है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते में ये ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। वंदे भारत स्लीपर जो कि अपने आप में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की गई है, इसमें आरामदायक सीट्स के साथ में हाईटेक सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। माना जा रहा है कि लोगों के आरामदायक सफर के लिए ये दूसरी बड़ी ट्रेनों को रिप्लेस भी करेगी और 20 कोच की पहली वंदे भारत जो है वो चलाई जाएगी लॉन्ग रूट पर। यह माना जा रहा है कि जो न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली के बीच में इस ट्रेन को चलाया जाएगा और 4 राज्यों को यह आपस में कनेक्ट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। 2 भाई बहन के संपत्ति बंटवारे को लेकर एक फर्जी डॉक्टर का हुआ खुलासा। आपको बता दें जनपद ललितपुर के जो मेडिकल कॉलेज में 3 साल से एक डॉक्टर अपने बहनोई की डिग्री लगा कर के मेडिकल कॉलेज में 3 साल से नौकरी कर रहा था और वेतन भी ले रहा था। जब दोनों भाई और बहन में संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पा रहा था तो बहन 7 दिन के वीजे पर अमेरिका से ललितपुर आई और ललितपुर में भाई से अपनी वार्ता की, लेकिन फिर भी संपत्ति बंटवारा नहीं हो पाया तो बहन ने अपने भाई के खिलाफ मेडिकल कॉलेज में एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि हमारा भाई है, हमारे भाई हमारे ही पति की डिग्री लगा कर के मेडिकल कॉलेज में 3 साल से नौकरी कर रहा है। इस
इसे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने संज्ञान में लिया और जांच शुरू कर दी। जांच शुरू होते ही जो फर्जी डॉक्टर था राजीव जैन गुप्ता, वह मौके से इस्तीफा देकर के फरार हो गया है। इस मामले में ये एक्शन लिया जा रहा है कि पहले तो हमने उनका त्यागपत्र स्वीकार करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमारी माताजी का देहांत हो गया है। उन्हीं की बहन बगल में बैठी थी, उन्होंने कहा माताजी हमारी ठीक है, तो हम उनको बर्खास्त करने की संस्तुति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को करेंगे, उनका वेतन रोकने की कार्रवाई करेंगे और जो 3-3.5 साल से ये जो है वेतन ले रहे हैं पूरा फॉर्जरी करके, सारे फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा के फॉल्स तरीके से ये सरकारी अस्पताल में आए हैं। सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ जो भी, चलिए ये अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता था, तो इन सब चीज़ों के लिए हम नेशनल हेल्थ मिशन को भी लिख रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए और वेतन की रिकवरी कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। दिल्ली में मौसम ने करवट बदली है। आपको बताएं कि आईएमडी यानी मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड लगातार बढ़ते हुए नजर आएगी और इसके साथ साथ 11 दिसंबर यानी आज मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि ठंड जो है वो बढ़ेगी और इसके साथ साथ कोहरा जो है वो कम होगा, यानी आसमान बहुत ही साफ नज़र आएगा। और पीछे मेरे देख सकते हैं इंडिया गेट है, बहुत ही कम आपको कोहरा नज़र आ रहा है यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रदूषण इस वक्त भी दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अलग अलग दिल्ली के इलाकों की बात की जाए तो AQI इस वक्त भी गंभीर श्रेणी में ही बना हुआ है। लोगों को इस वक्त भी प्रदूषण से काफ़ी दिक्कत हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्रदूषण को लेकर कम करने के लिए यहाँ पर जो है वो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खासकर अगर NDMC की बात करें तो NDMC के इलाकों में लगातार ऐसे गाड़ियों से जो है वो पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रदूषण का हॉटस्पॉट है वहाँ पर भी सरकार जो है वो एक्शन प्लान बना रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त भी जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। और चूँकि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ रही है तो ऐसे में फॉग के साथ साथ स्मॉग की एक मोटी चादर जो है वो भी देखने को साफ तौर पर नज़र आ रही है। डॉक्टरों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले। इसके साथ साथ मास्क वगैरह लगाए, तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित 3 जजों की बेंच द्वारा की गई नोएडा प्राधिकरण को लेकर सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 15 साल में नोएडा प्राधिकरण में तैनात रहे सभी सीईओ की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए। साथ ही 3 सीनियर आईपीएस की एक एसआईटी टीम बनाई गई है और उस एसआईटी को 2 महीने का वक्त पूरी जांच करने के लिए दिया गया। दरअसल गेझा, तिलप्ताबाद और बूढ़ा गांव में जो मुआवजे 20 किसानों को दिए गए थे वो मुआवजे तय रकम से ज़्यादा दिए जाने के आरोप यहाँ पर लगे थे। 117 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया। 97 रुपये 35 पैसे पर मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाना था, लेकिन 300 रुपये के आसपास का जो मुआवजा है वो उन किसानों को दिया गया। इस पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। उसके बाद पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। इस मामले की एसआईटी जाँच के लिए पहले रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन उस जाँच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और अब जो एसआईटी बनाई है उससे साफ तौर पर ये कहा गया है कि 2 महीने का समय दिया जा रहा है। जो जांच रिपोर्ट है वो ऐसी हो जो किसी निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सके और कितने मुआवजे प्राधिकरण द्वारा बांटे गए हैं, कितने किसानों को तय रकम से ज़्यादा पैसा दिया गया है। कोर्ट के सेटलमेंट के नाम पर दिए गए तमाम मुआवजों की जो जाँच रिपोर्ट है वो अब अगले 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी और 15 साल में तैनात रहे तमाम जो प्राधिकरण के सीईओ हैं उनकी भूमिका की जाँच इसलिए की जाएगी कि मुआवजा देने की जो फाइल है वो निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक के सभी अधिकारियों के साइन होने के बाद सेटलमेंट किया जाता है, तो उन अधिकारियों की भूमिका की जांच भी होगी और जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का आदेश देता है फिलहाल वो देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। बिजनौर के नेटवर्क क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री का टीन शेड पूरी तरह से उड़कर मलबे में तब्दील हो गया और इस धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। राहत की बात यह रही कि घटना के समय अंदर मौजूद कोई भी श्रमिक घायल नहीं हुआ। सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम
मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। थाना क्षेत्र नेहटौर के मोहल्ला हलवाइन के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड टीम के साथ मौके पर पहुंची तथा तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही आग को बुझा दिया गया है। तथ्यों की जांच करने पर पता चला कि उक्त वैध लाइसेंसशुदा पटाखा फैक्ट्री है, जिसमें वर्कर आज काम कर रहे थे तथा बंद पटाखों पेटियों में आग लगने जैसी चीज दिखाई दी, जिसे मौके पर बुझा दिया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके बाद एसडीएम, सीओ और एफएसओ सहित प्रशासनिक अधिकारियों का अमला फैक्ट्री पर पहुंचा और वहां पर जांच की गई तो पाया गया कि आवश्यक सुरक्षा नियमों का यहां पर पालन नहीं किया जा रहा था, जिसको प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही मानते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महेंद्र ढाका, न्यूज स्टेट, बिजनौर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।